नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। हमने कुछ एक महीने पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि जम्मू यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर हैं लॉ डिपार्टमेंट की, जो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी तरफ से कोई उस तरह की कार्रवाई महिला की शिकायत के आधार पर नहीं की गई। और जब हमने ये खबर दिखाई, जब महिला ने मीडिया में आकर अपना जो है अपनी प्रताड़ना की खबर बताई, तो यूनिवर्सिटी ने अब महिला को ही नोटिस दे दिया कि आप, महिला प्रोफेसर को ही नोटिस दे दिया कि आप मीडिया में क्यों गए। एक बार फिर से वही महिला प्रोफेसर पीड़िता जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, क्या हुआ था जो यूनिवर्सिटी ने जब आपने खबर हमने करी थी तो फिर आपको नोटिस दिया गया, क्या इशू था? यूनिवर्सिटी ने मीडिया में मेरे रिपोर्टिंग करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी ने फिर से मुझे एक नोटिस सर्व किया कि आप मीडिया में क्यों गए और इसके लिए आपने यूनिवर्सिटी का एक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया है। मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के सारे क्लॉजेस चेक किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट करना यूनिवर्सिटी का कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। और उसमें किसी भी लेडी के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उसके लिए मीडिया में रिपोर्टिंग क्यों ना की जाए जब कोई एक्शन ही नहीं लेता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक लेडी का जब तक मर्डर नहीं होता तब तक उसका कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो उस पर मतलब फिर आपको तलब किया गया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ पूछा गया आपसे? उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि एक और कमेटी बना दी गई है और उसको केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हालांकि एनसीडब्ल्यू ने उसमें पूरा एक केस को इन्वेस्टिगेट करके उसमें एक्शन लेने के लिए कहा था प्रोफेसर कुलवंत सिंह के लिए, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक और कमेटी बना दी सिर्फ उस मामले को टालने के लिए। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर जिसके लिए मैंने कंप्लेंट की थी, उन्होंने सिर्फ उसकी कंप्लेंट पे उसके लिए उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी और उसमें कहा कि उस कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एई इलेक्ट्रिकल हैं जीवन सिंह ठाकुर, वो उस काम को उसका कंप्लीट करवाएंगे। अब ये भी किस तरह का एक एक्शन है जम्मू यूनिवर्सिटी का कि एक आदमी जो ऑलरेडी एक हैरेसमेंट के केस में इन्वॉल्व है, आप उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करें लेकिन उसको एक एई इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी का इंजीनियर उसका काम करवाएगा। यानी कि वो जिनका स्टॉकिंग का जो आरोप आपने लगाए थे, जो हरजीत सिंह, और उनको यूनिवर्सिटी ने कहा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन एई इलेक्ट्रिकल जो है वो उन्हीं के काम को उसके काम को एई जो इलेक्ट्रिकल हैं वो कंप्लीट करवाएंगे उसकी लेबर को यूज़ करके। हालांकि कंप्लेंट लेबर के अगेंस्ट भी थी, वो पूरा एक जो एज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ वो सस्पेंड किया जाता है काम जो इन्होंने आज तक जम्मू यूनिवर्सिटी ने 2014 जब से ये कंप्लेंट फाइल की गई थी उसके लिए, तब से नहीं उसको कोई भी उन्होंने एक्शन लिया। और अब जो एक्शन लिया है वो भी इस तरह से है जो ऑलमोस्ट उसकी फेवर में ही जा रहा है। मतलब एनसीडब्ल्यू ने भी तो उस समय साफ कहा था कि हाँ जी, ये जो है जो प्रोफेसर कुलवंत जिनका आप बता रहे हैं, एनसीडब्ल्यू ने तो सबका कहा था ना कि इन पर जो भी कार्रवाई जो भी बनती है उस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, उन पर उन्होंने पूरा एनसीडब्ल्यू ने पूरी कंप्लेंट को प्रोसेस करने के बाद यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को लिखा था कि प्रोफेसर कुलवंत सिंह पर 15 दिन के अंदर एक्शन लिया जाए। प्रोफेसर कुलवंत सिंह अभी किस पोस्ट पे हैं? अभी प्रेजेंटली वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो क्या कहा था एनसीडब्ल्यू ने फिर? एनसीडब्ल्यू ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया। फिर उसके बाद दोबारा से एनसीडब्ल्यू ने लिखा था कि आप 30 दिन के अंदर दोबारा हमको ये फाइनल एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजिए, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने फिर मैटर जो था वो कैश कमेटी को रेफर कर दिया और उसके बाद फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कैश कमेटी ने फिर कुलवंत सिंह को ही सपोर्ट किया, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने इंटरव्यू में बताया था। मैम, इसमें जो प्रोफेसर कुलवंत सिंह जिनका आप बता रहे हैं, जिन पर आपके आरोप हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। देखिए, प्रोफेसर कुलवंत सिंह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 2014 के मामले में भी है और प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने जब दोबारा हेड बने 2018 में, तब से भी उनका पूरा एक सिलसिला रहा है मुझे एक हैरेस करने का। 2014 की बात करें तो जब मैंने उनको एक ये स्टॉकिंग की कंप्लेंट लगाई थी तो प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने, जबकि मामला कैश कमेटी में रेफर था, तो उसके साथ ही उन्होंने एक पैरेलल कमेटी अपने डिपार्टमेंट की बना ली, जो कि उन्होंने एक तरह से उसको मदद करने के लिए बनाई थी, जो कि बाद में उनकी एक लेटर में भी ये साफ क्लियर हो रहा है। जब उस कमेटी को मैंने क्वेश्चन किया कि ये कमेटी वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के खुद पहले गिल्टी रह चुके हैं, और नंबर 2 मैंने उनके लिए भी ये कंप्लेंट दी थी प्रोफेसर कुलवंत सिंह के लिए भी कि फॉर नॉट टेकिंग एक्शन इन दैट मैटर, तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द एक्यूज। तो कैश कमेटी ने उनको एक पहले कमेटी बनाने की इजाज़त दे दी, दूसरा उनको उसमें एक्यूज के तौर पर लिस्ट नहीं किया मेरी कंप्लेंट के बावजूद, और तीसरा प्रोफेसर कुलवंत सिंह, जब वो कमेटी को मैंने चैलेंज किया, वो कमेटी विदड्रॉ करने के बाद वो कैश कमेटी में स्टॉकर के लिए वो एक विटनेस के तौर पे प्रस्तुत हो गए। कौन? प्रोफेसर कुलवंत जिन पर आपके आरोप थे? हाँ जी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो स्टॉकर के हरजीत सिंह के विटनेस बनकर कैश कमेटी में
उन्होंने तो अपने आप मतलब को अभी पेश जो किया। नोटिस तो जो अभी नोटिस आया था अभी जिसमें आपने बताया कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो ये री इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन लोग हैं जो एक्यूज्ड मुझे यूनिवर्सिटी के? आज तक मालूम नहीं है, मुझे मेंबर कोई कमेटी का बताया नहीं गया, मेंबर कौन है उस कमेटी का, अच्छा। और वो ना ही मुझे वो ऑर्डर दिया गया है। उसके लिए मैंने अभी एक सेपरेट आरटीआई लगाई है। तो अब उसमें ये कुलवंत सिंह जी कहने लगे, जो 2014 का मामला था, इसमें इन्होंने कहा कि मेरे को उस अपने डिपार्टमेंट के किसी पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है, इसका मुझे नॉलेज ही नहीं था। जबकि मैंने एक आरटीआई वर्क्स डिपार्टमेंट में बाद में लगाई है, उसमें वर्क्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इसका पूरी जानकारी पे सबसे पहले हेड को दी जाती है कि कौन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहा है और कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो ये उनकी लेटर एक उन्होंने जो लिखी थी कैश कमेटी के जो भी मामला हुआ, उसके बाद उन्होंने जो एक लेटर लिखी थी उससे सब ये बातें जाहिर होती हैं, जो प्रोफेसर कुलवंत सिंह की लिखी हुई ये लेटर है। उसमें प्रोफेसर कुलवंत सिंह ये भी जिक्र करते हैं, पूरे उन्होंने एक मेरे ऊपर चार्जेस लगाए हैं कि ये मैडम जो हैं ये डिपार्टमेंट में ये इन्होंने डीआरसी मिनट्स जब लेने जाती हैं तो उनको डीआरसी मिनट्स वालों को, वहाँ ऑफिस वालों को कह के आती हैं, देखते हैं आप मुझे कैसे नहीं देते। हालांकि डीआरसी बिल्कुल एक बेबुनियाद सी बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। और उसमें लेटर में उन्होंने, एक टीचर हूँ मैं डिपार्टमेंट की, मुझे डीआरसी मिनट्स नहीं दिए जाते, ये तो उनको देखना चाहिए कि एक टीचर को डीआरसी मिनट्स क्यों नहीं दिए जाएंगे। इस तरह के एक चार्जेस लगाना, टीचर को डीआरसी मिनट लेने पर टीचर मतलब जब आपने ये कंप्लेन शिकायतें की प्रोफेसर कुलवंत सिंह और हरजीत सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ, उसके बाद ये कुलवंत सिंह ने जो हाँ आप जी, पे ये इस तरह की एक लेटर लिखी और उस लेटर से साफ जाहिर होता है, उसमें एक सीरीज ऑफ एक चार्जेस लगा रहे हैं वो मेरे ऊपर कि ये मैडम जो है उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के साथ कुछ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उन स्टूडेंट्स ने कोई रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं या मैंने कोई रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। हालांकि उन रिप्रेजेंटेशंस पे जो प्रीवियस वाइस चांसलर थे, जब प्रोफेसर ईश्वर थे उस टाइम पर वाइस चांसलर, उन्होंने प्रोफेसर कुलवंत सिंह को गलत ठहराया था और हमको उसमें सही ठहराया था और रिलीफ प्रोवाइड किया था उन्होंने उसमें। और प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने एक झूठी लेटर लिखी है उसमें एक वाइस चांसलर को, उस टाइम जो प्रोफेसर आर डी शर्मा थे, और प्रोफेसर आर डी शर्मा उस लेटर पर मेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए कहते हैं। उन्होंने वेरीफाई तक नहीं किया कि प्रोफेसर कुलवंत सिंह उसमें सच लिख रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं। प्रोफेसर कुलवंत सिंह उसमें इस मामले को एक पैसे का मामला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये और पैसे का मामला, ये क्या मामला है? कोई ऐसा नहीं है, पूरी कैश कमेटी की प्रोसीडिंग में कहीं कहीं नहीं आया। कैश कमेटी भी इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाकर इसको एक मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और पूरा एक रेस्क्यू प्रोवाइड कर रही है प्रोफेसर कुलवंत सिंह को और एज वेल एज उस स्टॉकर को। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने, मैडम ने उससे कोई पैसे का इनका ट्रांजैक्शन था, इन्होंने उसका कोई पैसा देना था। कोई रिकॉर्ड आज तक, कोई एक एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें इस तरह का कोई हो। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इसको मुझे मेलाइन करने के लिए, ताकि मैं किसी तरह ये कंप्लेंट वापस ले लूँ और मामले को दबा दिया जाए। अभी अभी आपको मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसमें जो प्रोफेसर कुलवंत हैं वो भी, उनका भी उतना ही रोल है जितना कॉन्ट्रैक्टर हरजीत सिंह का है? प्रोफेसर कुलवंत सिंह एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने पूरा एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अच्छा। उन्होंने पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया स्टॉकर को, और उनकी जो अपनी जो लिखी हुई एक लेटर है जम्मू यूनिवर्सिटी को, उससे पूरी उनके क्लियर हो रहा है कि प्रोफेसर कुलवंत सिंह जो है वो उसको, कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर कुलवंत सिंह वहाँ कह रहे हैं कि मनी का केस है, और वही बाद में कैश कमेटी कह देती है। प्रोफेसर कुलवंत सिंह कहते हैं तो ये गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है कि किसी पर भी वो चार्जेस लगा देंगे इन्होंने मनी ली है, वो क्या गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है? तो इनका पैसा लेना वो तो चलिए एक अलग चीज़, लेकिन ये कि ये थोड़ी ना कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए उस तरह से जो आपके आरोप हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब यूनिवर्सिटी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है शायद उसके रसूख के कारण यूनिवर्सिटी चुप है, या क्या आपको क्या लगता है? जी, अब इनके अपने अंदर क्या किस तरह के इनका एक नेक्सस ऑपरेट करता है, वही तो एक तरह से अब जाहिर होता है इन सब चीज़ों से कि एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है। तो उसमें ये सब लोग एक तरह से इन्होंने आपस में नेक्सस करके उन्होंने सोचा है कि एक लेडी जो टीचर है इसको हमने एक तरह से साइलेंस करना है। तो वो कोई भी क्वेश्चंस अगर रेज करेगी तो उसको हमने रेज नहीं करने देना, और उसको साइलेंस करने के लिए उन्होंने ये एक मोड अडॉप्ट कर लिया है कि हम इसके ऊपर कोई काउंटर चार्जेस लगा दें। हालांकि उन चार्जेस का कहीं कोई एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने उस टाइम पर भी मुझे कई सारी कमेटीज़ की जहां मेरी मेंबरशिप ड्यू थी वहां से मुझे हटाकर अपने फेवरेट्स को उन्होंने वो मेंबरशिप्स दी, जो कि अगेन एक हैरेसमेंट मानी जाती है। और बहुत सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं प्रोफेसर कुलवंत सिंह की लिखी हुई लेटर में। अच्छा। उससे बिल्कुल क्लियर होता है कि प्रोफेसर कुलवंत सिंह ऑलरेडी मेरे लिए ग्रज जो था उनके अंदर थी। और जब उनके पास मैंने ये कंप्लेंट लगाई तो उसके बाद उस लेटर से क्लियर होता है कि उन्होंने इस ग्रज को इस तरह से निकाला कि ये जो इसके अगेंस्ट इनएक्शन हो जाए और रादर मेरे ऊपर काउंटर चार्जेस होकर वो किसी तरह अपनी उस ग्रज का जो है एक तरह से मुझसे रिवेंज ले पाएँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिन पे उन्होंने टेम्परिंग करी, ये भी हमें पता चला। उसमें एक BRS की मीटिंग हुई, उसमें हमारे एक जो मिनट्स थे जिन पर मैंने और मेरी डिपार्टमेंट के और टीचर थे उन्होंने जो एक कमेंट्स लिखे थे, बाद में पता चला कि BRS की मीटिंग में जो वो प्रेजेंट किए गए, वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया जो मिनट्स वाला, तो उसमें हमारे वो कमेंट्स जो थे वो मिटा दिए गए थे।
अब वो एक तरह वो टेम्परिंग करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए, तो वो भी इनके लेवल पर किया गया। हमारे ऑफिस में जो मिनट्स थे, जो मेरे पास मिनट्स की कॉपी है, सब कुछ उसमें है, हमारे सिग्नेचर थे। हमें यही मालूम है कि हमारे सिग्नेचर वाला, हमारे कमेंट्स वाला जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ की मीटिंग में प्रेजेंट किया गया, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट था उसमें से वो कमेंट्स मिटाकर एक जो डॉक्यूमेंट था वो प्रेजेंट किया गया था। तो एक टेम्परिंग के भी ये केसेस हैं जिनमें जब हमने स्कॉलर्स का ये रिफ्यूज़ किया कि हम गलत पे साइन नहीं करेंगे, तो उन्होंने टीचिंग सब्जेक्ट्स मेरे जो थे अचानक से वो चेंज कर दिए एज अ पनिशमेंट करने के लिए। एक बड़ा पिनिटिव मेजर था वो, टीचिंग सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए अचानक से, टीचिंग बर्डन मेरा बढ़ा दिया और मेरे को जो बर्डन का एलोकेशन कर दिया, डिपार्टमेंट के जूनियर मोस्ट टीचर से भी मुझे कहीं ज़्यादा एक बर्डन जो था वो एलोकेट कर दिया, जिसके लिए फिर हमने एक चांसलर को भी, वाइस चांसलर को पहले, फिर चांसलर को भी एक रिप्रेजेंटेशन दी। कुछ उस मैटर में नहीं हुआ एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी कि 3 महीने जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की क्लासेस ही नहीं हुई उन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने उस इशू पे कोई डिसीजन नहीं किया, जम्मू यूनिवर्सिटी ने उस मैटर पे कोई डिसीजन नहीं किया, और फाइनली इन्होंने उस स्टूडेंट्स को उस मैटर में एक हार्म कॉज करी। और फिर 3 महीने बाद वो डिसीजन चेंज हुआ, उसको फिर से डिसीजन को जो था वो सही किया गया, लेकिन 3 महीने स्टूडेंट्स ने वो सफ़र किया। किसकी वजह से? अगेन प्रोफेसर कुलवंत सिंह की वजह से। हमने उसमें जो हम उसका जो कंप्लेंट था वो हम फाइल कर रहे थे JNK गवर्नमेंट की ग्रीवेंस सेल में, उसके लिए भी हमें हैरेस किया गया कि आप जम्मू JNK गवर्नमेंट के ग्रीवेंस सेल में इस कंप्लेंट को क्यों फाइल करते हैं। और फिर वहाँ का जो पोर्टल था, हम ऑनलाइन किसने कहा आपको? जम्मू यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हम डालते थे, वो पोर्टल ही ब्लॉक कर दिया गया। फिर उसकी हमने रिटर्न कंप्लेंट फिर से चांसलर ऑफिस में लगाई, फिर उसके बाद वो जो था वो पोर्टल बहाल किया। फिर आई हैड अप्लाइड फॉर माई फर्दर प्रमोशन जो था, उसके लिए मैंने जो अप्लाई किया हुआ था, तो उसका 3 साल में कभी कोई इंटरव्यू नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद आई हैड गॉन आउट फॉर सम असाइनमेंट, तो उसके बाद मैं बीमार हो गई। ठीक है, तो मैंने वहाँ से अपनी लीव्स भेज दी। ठीक है, और वहाँ से मैं ईमेल के थ्रू मैंने इनको सब अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी, HOD को, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी कि मैं लीव के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। तो अचानक से वहाँ से कोई एक लेटर भेजा गया है, मेरे डिपार्टमेंट में आया, जो बाद में कहीं से किसी तरह मुझे पता चला कि वो फॉर इंटरव्यू कॉल लेटर थी। मैंने खुद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया, मुझे कोई सॉफ्ट में कोई ईमेल नहीं आया, सिर्फ एक हार्ड कॉपी मेरे डिपार्टमेंट में डिलीवर की गई थी। ठीक है, ना ही कोई मेरे रेजिडेंस पे इसका इन्फॉर्मेशन गया था, ना ही मेरे किसी भी ईमेल में या मुझे SMS तक नहीं आया कि आपका कोई इंटरव्यू है। ठीक है, जब मुझे ये इनडायरेक्टली किसी तरह से पता चला कि कोई इंटरव्यूज़ फिक्स हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ से कॉल करके टीचिंग विंग में पूछा कि इंटरव्यूज़ कोई लेटर आपने भेजा है, वो क्या है। तो पता चला मुझे कि वो इंटरव्यू है। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं ऐसे बीमार हूँ, मैं उसमें नहीं अपीयर हो पाऊँगी अभी, तो अगर मुझे डॉक्टर अलाउ करेंगे तो आई विल ट्राई टू रीच, अगर मुझे नहीं अलाउ किया तो नहीं होगा। तो एनीवे मैं उसमें नहीं अलाउ मुझे कर पाए डॉक्टर, तो मैं उसमें अपीयर नहीं पाई। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इंटरव्यू उन्हीं 15 दिन में फिक्स हुआ। इंटरव्यू प्रोफेसर्स के भी ड्यू थे, इकट्ठे होने थे। हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी का एक डिसीजन था कि पूरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स के और एसोसिएट प्रोफेसर के इकट्ठे इंटरव्यूज़ हो गए, क्योंकि एक ही सिलेक्शन कमेटी बनती है। ठीक है, स्पेसिफिकली मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर का जो था वो इंटरव्यू फिक्स किया गया। ऐसा क्यों किया गया? 3 प्रोफेसर्स के नहीं फिक्स, जो 3 प्रोफेसर। क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें आपको प्रताड़ित करने के लिए? क्योंकि ये उसमें क्या करते हैं हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में कि अगर एक टीचर जो है वो लेट ज्वाइन करे तो उसकी सीनियरिटी बिगाड़ देते हैं। हालांकि एक टीचर अपनी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से इंटाइटल्ड है उस सीनियरिटी के लिए, लेकिन हमारी सीनियरिटी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में ये UGC रेगुलेशन के हिसाब से नहीं करते और हमारी सीनियरिटी जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और किसी टीचर की, हमारे यहाँ तो ये रूल इन्होंने बनाया कि वाइस चांसलर ऑफिस से किसकी, चांसलर के ऑफिस से किसकी फाइल पहले आती है उसकी फाइल जल्दी ज्वाइन करा के तो उसको सीनियर बना देते हैं। हालांकि एज पर रूल्स UGC रेगुलेशंस क्लियरली से दैट द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज़ द रूल। तो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ एलिजिबिलिटी द सीनियरिटी ऑफ अ टीचर इज़ टू बी फिक्स्ड। लेकिन ये सीनियरिटी टीचर की इन्होंने अपने घर की सीनियरिटी बनाई है। तो जब हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं कि आई हैव रिटन टू द चांसलर, मैंने उसमें लिखा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आज तक शुरू से इस जम्मू यूनिवर्सिटी की सीनियरिटी फिक्स नहीं की गई है। ये एक टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट यहाँ पर चलती हैं और वो टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट आज तक इन्होंने उसमें करेक्शंस नहीं की। अभी एक दोबारा एक टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट निकाली, उसमें फिर से उन्होंने कुछ टीचर्स को ऊपर छोड़ के बाकी के नीचे ठीक की डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से, वो भी इसको भी एप्लीकेबल नहीं कर रहे। मुझे फिर से इन्होंने 19 नवंबर को जो
आउटगोइंग रजिस्ट्रार हैं वो एक उन्होंने यूनिवर्सिटी काउंसिल के मिनट्स भेजे हैं, उसमें वो फिर उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन कर रही हैं, जो कि पहले डिसाइड हुआ कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फिक्स होगा, फिर से डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसमें वो मेंशन करके गई हैं। दैट मीन्स ये चांसलर के ऑफिस को भी मिसलीड करते हैं। चांसलर ऑफिस में भी एक गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यूनिवर्सिटी काउंसिल में भी एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से है, जो कि एक्चुअली डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से एज पर यूजीसी रेगुलेशंस। वहाँ ये दिखाते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन से इनका फिक्स किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर ये यूजीसी रेगुलेशन से फिक्स नहीं करते, ये अपनी जो है अपने तरीके से जो है टीचर्स की सीनियरिटी फिक्स करते हैं। और जो अभी प्रेजेंट लिस्ट है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के जो डीन एकेडमिक अफेयर्स हैं, आप समझिए जो वाइस चांसलर के नेक्स्ट पोस्ट है, उनकी सीनियरिटी भी ठीक नहीं की गई है। वो इसलिए नहीं ठीक की गई है क्योंकि प्रोफेसर कुलवंत सिंह के जो अपने ब्रदर हैं, हमको उस सीनियरिटी से रेगुलेट किया जाता है। उनके ब्रदर को ज्वाइनिंग से सीनियरिटी दिया तो पूरी यूनिवर्सिटी को हमको ज्वाइनिंग से सीनियरिटी दी जाएगी। अच्छा। फिर इनके टेन्योर में जब इनको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की इन्होंने वाइस चांसलर ने इनको चार्ज दिया, जब ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे ऑलरेडी, जब 2014 का इनका जो पहला टेन्योर रहा, उसके बाद जब दूसरे एक HOD आए थे, उसमें जो PN मैंने मेंशन किया है अपनी कंप्लेंट्स में, जो इनके साथ पूरा इन लोगों के साथ इन्वॉल्व था, और उस PN ने ओपनली एक मिसबिहेवियर किया था। उस PN को ट्रांसफ़र किया गया था मेरे डिपार्टमेंट से और उसको एग्जामिनेशन सेक्शन में एम्प्लॉय किया गया था। तो जब वहाँ पर LLM की चेकिंग जो थी मास्टर्स इन लॉ की, वो हमारे नॉर्मली डिपार्टमेंट में ही होती है। तो प्रोफेसर कुलवंत सिंह जब HOD बने अभी दोबारा 2017-18 के टाइम में, तो इन्होंने जो सबसे पहले LLM की चेकिंग के लिए कॉल करना शुरू किया कि मेरे रूम में ही चेकिंग होगी, जो कि नॉर्मली उससे पहले जो HOD थे उन्होंने मेरे टीचर्स के रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में भिजवा दिया। तो हम लोगों ने वहाँ से चेक करके अपने अपने सब्जेक्ट का उनको भेज दिया। जब इनके टेन्योर आया तो इन्होंने कहा कि यहीं पर आकर चेकिंग करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? उसको आई डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस, और उसके लिए फिर इन्होंने मेरा उसमें से नाम ड्रॉप कर दिया। इन्होंने मेरे ऑफिस में उसको नहीं भेजा चेकिंग के लिए, और उसमें से इन्होंने मेरा नाम ड्रॉप कर दिया। फिर जब ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बने तो इन्होंने LLM की चेकिंग जो थी स्पेशली कंट्रोलर ऑफिस में शिफ्ट करवा दी। फिर कंट्रोलर ऑफिस में शिफ्ट करवा कर जब वहाँ पे LLM की चेकिंग हो रही थी, मैं वहाँ पर चेकिंग करने के लिए गई हूँ, तो स्पेसिफिकली स्पेशल तौर पर उस PN को ही वहाँ पर भेजा गया, जिस PN को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था कंट्रोलर ऑफिस, उस PN को ही मेरे पास भेजा गया। वो वहाँ पर ड्यूटी पर लगा दिया जहाँ पर मैं काम कर रही थी। फिर उसके लिए फिर मैंने वाइस चांसलर को रिपोर्ट किया कि ऐसा ये इंटेंशनली इन्होंने क्यों किया है। अब हमारे डिपार्टमेंट में सभी यूनिवर्सिटी का एक डिसीजन हुआ कि सभी जगह सभी डिपार्टमेंट में CCTV कैमराज लगाए जाएंगे। CCTV कैमराज हमारे डिपार्टमेंट में भी लगे अराउंड 2019 के मिड में तकरीबन जाके, लेकिन वो CCTV कैमराज मुझे देखने की इजाज़त नहीं है मेरे डिपार्टमेंट में। मैं ऑफिस में जाकर जब भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे CCTV कैमराज देखने दिए जाएँ, ठीक है, कोई फुटेज लेनी है, कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर मुझे CCTV कैमराज लेने की CCTV फुटेज कौन मना करता है? प्रोफेसर कुलवंत सिंह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिपार्टमेंट में हमको CCTV फुटेज देखने ही नहीं दी जाती। ठीक है। आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है। एक स्टॉकर 24 घंटे मेरे आसपास घूम सकता है, सब जगह घूम सकता है, लेकिन मेरे को CCTV फुटेज भी देखने की मेरी यूनिवर्सिटी में इजाज़त नहीं है। अभी फिर से मैंने एक लेटर दी है अपने वाइस चांसलर को कि मेरे को CCTV फुटेज इस डिपार्टमेंट में देखने की इजाज़त दी जाए, और मेरे को जम्मू यूनिवर्सिटी के और एरियाज़ में भी जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ मुझे कोई भी फुटेज की ज़रूरत पड़ती है वो मुझे देखने दी जाए, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे परमिशन ही नहीं है CCTV फुटेजेस देखने की। मतलब एक आदमी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का गिल्टी रह चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर ये चार्जेस हैं दैट हिज बिहेवियर इज टारगेटेड अगेंस्ट फीमेल्स, ओके, और वो आदमी अपने मोबाइल में CCTV फुटेज देख सकता है हम सब लोगों की, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में कोई भी हम किसी भी कोई सस्पिशन के केस में हम देखना चाहते हैं, किसी भी सस्पिशियस मूवमेंट को अपने डिपार्टमेंट की CCTV में देखना चाहते हैं या कहीं भी देखना चाहते हैं, उसकी इजाज़त मुझे तो कम से कम इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों मतलब इस तरह से आपको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है? आप लगातार गुहार लगा रही हैं, क्या वजह क्या लगती है आपको? क्या एक वाइस चांसलर को कोई एक लेडी ये मैटर रिपोर्ट करती है तो क्या एक वाइस चांसलर की ड्यूटी नहीं है कि उसको उसमें एक एक्शन होना चाहिए? अगर वही कमेटीज़ को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कमेटीज़ जो है वो सारी इन्फ्लुएंस में काम करती हैं। प्रोफेसर RD शर्मा के टाइम में क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने कमेटीज़ को इन्फ्लुएंस किया है, तभी उन्होंने प्रोफेसर कुलवंत सिंह को बाद में सब जगह से
एक तरह से देखा जाए स्पेशल लॉ सेक्रेटरी से लेटर लिखवाकर उनको एक तरह से जो एक गिल्टी थे उनको उन्होंने सारी पोस्टों पे लाकर बिठा दिया और उनको एक पूरा एक गिफ्ट दे दिया कि आप फर्दर हैरेसमेंट कर सकते हैं। और हैरेसमेंट का सिलसिला आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस रहा है, उसके बाद भी चलता रहा है। और अगर अभी भी प्रेजेंट वाइस चांसलर भी इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी फिर से कमेटीज इन्फ्लुएंस हो रही हैं उनके टेन्योर में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई अभी ऑलरेडी, अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक स्पेसिफिकली उसमें लिख दिया था सारा, मतलब बार बार कमेटी ही कॉन्स्टिट्यूट करते रहेंगे, लेकिन जो है अब जो फैसला कमेटी बनाई है उसकी भी मुझे मेंबरशिप नहीं पता है। अब जो कमेटी बनाई है, जब वो कमेटी बनाई गई तो सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए था? सबसे पहला एक्शन उसमें ये होता है कि उसमें जो कल्प्रिट है उसको इन्फ्लुएंशियल पोस्ट से हटाना होता है। क्या कमेटी ने प्रोफेसर कुलवंत सिंह के लिए ये एक्शन लिया? अगर प्रेजेंट कमेटी ने भी ये एक्शन नहीं लिया अभी तक प्रोफेसर कुलवंत सिंह के लिए, तो क्या वो कमेटी इन्फ्लुएंस के अंदर काम नहीं कर रही है? मेरे को तो उसकी मेंबरशिप तक मालूम नहीं है उस कमेटी की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यहाँ से जो यूनिवर्सिटी है वो जो महिला पीड़ित प्रोफेसर हैं वो लगातार गुहार लगा रही हैं, लेकिन इस पर एक तरह से ये बार बार कहा जा रहा है कि हाँ जी ठीक है, दोबारा इसको कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। हालांकि एनसीडब्ल्यू ने भी इस पे कहा है कि जो भी इसमें जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उन पर एक्शन जो है वो लिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अब चांसलर जो हैं उनको इसमें सोचना होगा, एलजी साहब को, कि आखिर यूनिवर्सिटी में ये क्या हो रहा है। और मैम ने जो भी जिस तरह से खुलासे किए हैं उस पर भी जांच होनी चाहिए कि क्या यूनिवर्सिटी में इस तरह से फेवरेटिज़म चलता है। अगर ऐसा फेवरेटिज़म चलता है तो फिर एक आम प्रोफेसर का या स्टूडेंट्स का क्या होता होगा, ये जांच का विषय है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।